स्वागत है दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल जीके त्रिपाठी जी में। दोस्तों हमने इसमें एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ऐड किया है जो कि अगली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम आज का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला सवाल है, वायु में ध्वनि का वेग क्या करता है? ऑप्शन ए, तापमान के बढ़ने से घटता है। ऑप्शन बी, तापमान के घटने से बढ़ता है। ऑप्शन सी, तापमान पर आश्रित नहीं रहता है। ऑप्शन डी, तापमान के घटने से घटता है। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, तापमान के घटने से घटता है। वायु में ध्वनि का वेग क्या करता है? तापमान के घटने से घटता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें वायु में ध्वनि का वेग का अगर बात करें तो वह है 332 मीटर प्रति सेकंड। वायु में ध्वनि का वेग कितना है? 332 मीटर प्रति सेकंड। अगर हम वही लोहे में ध्वनि की चाल का बात करें, लोहे में अगर ध्वनि की चाल का बात करें तो वह कितना है? तो वह है 5130 मीटर प्रति सेकंड। लोहे में ध्वनि का चाल कितना है? 5130 मीटर प्रति सेकंड। और अगर हम बात करें जल में ध्वनि की चाल अगर बात करें तो वह है कितना? 1483 मीटर प्रति सेकंड। फिर से हम दोहरा दें, वायु में ध्वनि का अगर वेग का बात करें तो वह 332 मीटर प्रति सेकंड है। वही लोहे का अगर हम बात करें, लोहे में ध्वनि का अगर बात करें चाल का तो वह 5130 मीटर प्रति सेकंड है। और अगर जल में ध्वनि का चाल अगर पता करें तो वह 1483 मीटर प्रति सेकंड है। तो दोस्तों हमारी बात आपके समझ में आ रही होगी। तो चलिए देर न करते हुए हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है, धातु तार में विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है? धातु तार में विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी, प्रोटॉन। ऑप्शन सी, आयन। ऑप्शन डी, छिद्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन। धातु के तार में विद्युत धारा का जो प्रभाव होता है, इसका कारण जो है वो किसके कारण होता है? वह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 3 नंबर का सवाल है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है? ऑप्शन ए है एम्पलीफायर। ऑप्शन बी है आलापक। ऑप्शन सी है माइक्रोफोन। ऑप्शन डी है प्रेसीतर। दोस्तों इसका आंसर है सी, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है वह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो चलिए कुछ जान लेते हैं। अगर हम बात करें डायनेमो का, तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। वही अगर हम बात लेकर चले लाउड स्पीकर का, तो लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है और लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। चलिए 4 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 4 नंबर सवाल है, वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरण अवशोषण किया जाता है? वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरण का अवशोषण किया जाता है? ऑप्शन ए है रेडियो तरंग। ऑप्शन बी है अवरक्त। ऑप्शन सी है दृश्य। ऑप्शन डी है परावैंगनिक किरण। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा परावैंगनिक किरण।
क्या हो जाएगा? परावैंगनिक किरण। वायुमंडल की ऊपरी परत के द्वारा जो विकिरण आता है वो अवशोषण क्या करता है? परावैंगनिक किरण। ठीक है, परावैंगनिक किरण से जो है, परावैंगनिक किरण जो है से चर्म कैंसर भी होता है। ठीक है, अगर परावैंगनिक किरण अगर चर्म पर पड़ जाए, मनुष्य के अगर शरीर पर पड़ जाए तो उसे क्या है? कैंसर होने का ज़्यादातर संभावना रहता है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप से निकलती है? नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप से निकलती है? ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी ऊष्मा, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऊष्मा। नाभिकीय विखंडन में जो ऊर्जा होता है वो ऊष्मा के रूप में निकलती है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों 6 नंबर का सवाल है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 212, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 202, ऑप्शन डी 200। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 206। अगर हम बात करें 206 क्या है? मनुष्य, साधारण मनुष्य के शरीर में 206 होती है। अगर हम बात करें तो बाल्यावस्था में जो है कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? वो बाल्यावस्था में 208 होती है कुल हड्डियों की संख्या। ठीक है, अगर हम वही बात करें कि सिर में कितनी हड्डियां होती है, सिर में कितनी हड्डियां होती है, तो सिर में टोटल जो है 29 हड्डियां होती है। और सिर के अंदर में जो आता है कपाल, वो कपाल में कितना होता है? कपाल में 8 हड्डियां होता है। ठीक है, और फेस में कितना होता है? फेस में होता है 14, और कान में कितना होता है? 6। ठीक है, बाल्यावस्था में 208 हड्डी होता है, और सिर में कितना? 29, और कपाल में कितना होता है? 8 हड्डी होता है। 14 क्या होता है? फेस यानी चेहरा पर होता है हड्डी, और 9 होता है कर्ण यानी कान पर। ठीक है, अगर बात करें शरीर की अगर बात करें शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो वह फीमर है। फीमर की हड्डी जो है जांग में पाई जाती है। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, और फीमर जो है जांग में पाई जाती है। अगर बड़ी हड्डी फीमर है तो छोटी हड्डी जो है स्टेपस है, जिसको हम कान की हड्डी कहते हैं। तो सबसे छोटी हड्डी क्या है? स्टेपस है। ठीक है, तो चलिए 7 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 7 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? एकल नृत्य एक होता है। ठीक है, मतलब ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें सिर्फ एक ही डांस करती है? ठीक है, नृत्य करती है, बस एक ही, फीमेल हो या मेल हो। ठीक है, चलिए बताइए ऑप्शन। ऑप्शन ए है कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी है भरतनाट्यम, ऑप्शन सी है मोहिनीअट्टम, ऑप्शन डी है ओडिसी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मोहिनीअट्टम। ठीक है, अगर हम बात करें ऑप्शन ए कुचिपुड़ी का, तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का नृत्य है। वो क्या है? आंध्र प्रदेश का है नृत्य है। अगर मोहिनीअट्टम का बात करें तो मोहिनीअट्टम कहाँ का है? वो केरल का नृत्य है। ठीक है, केरल का नृत्य है। और ओडिसी का बात करें तो ये उड़ीसा का है। ठीक है, ये क्या है? ओडिशा का नृत्य है। ठीक ना। और भरतनाट्यम बात करें तो ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, ठीक। तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है, जो एकल नृत्य किया जाता है वो भरतनाट्यम है, और ये तमिलनाडु का नृत्य है। और कुचिपुड़ी का बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है, और मोहिनीअट्टम केरल का, ओडिसी उड़ीसा का। तो चलिए 8 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 8 का सवाल क्या कह रहा है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 12 जनवरी, ऑप्शन बी है 30 जनवरी, ऑप्शन सी है 8 मार्च, और ऑप्शन डी है 8 मई। दोस्तों इसका राइट आंसर है 30 जनवरी। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। लेकिन 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया क्यों जाता है, ये जानना अति आवश्यक है।
तो दोस्तों 30 जनवरी को जो है 30 जनवरी, ठीक है, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, ठीक है, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोड्स ने महात्मा गांधी की हत्या कर दिए थे, ठीक है। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोड्स ने महात्मा गांधी की हत्या कर दिए थे और उसी के शहीद में हुए दिन को याद रखने के लिए हम लोग जो है शहीद दिवस मनाते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी का डेथ जो है यही 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था और यही तिथि को याद रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं। अगर 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी का डेथ हुआ है, मृत्यु हुआ है, तो जन्म कब हुआ है? तो जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है? तो वह हुआ है गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन ए को जान लेते हैं। ऑप्शन ए है 12 जनवरी। तो 12 जनवरी को जो है युवा दिवस मनाया जाता है। ये किसकी याद में? स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन की याद में, ठीक है। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है और ये स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन की याद में। और ऑप्शन सी को लेकर चलते हैं तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इटली की मुद्रा का नाम क्या है? इटली की मुद्रा का नाम क्या है? ऑप्शन ए है येन, ऑप्शन बी है पीसो, ऑप्शन सी है रियाल, ऑप्शन डी है लीरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इटली की मुद्रा जो है वो क्या है? लीरा है, ठीक है। इटली की मुद्रा क्या है? लीरा है। तो चलिए हम ऑप्शन ए को जान लेते हैं। ऑप्शन ए येन है। तो येन कहाँ का मुद्रा है? ठीक है, येन जो है ये जापान का मुद्रा है, ठीक है। येन जापान का मुद्रा है। तो अब जो है रियाल, रियाल किस देश का मुद्रा है? ठीक है, रियाल जो है आपको ईरान का मुद्रा है, ठीक। ईरान, ईरान का मुद्रा क्या है? रियाल है। और पीसो, पीसो जो है ऑप्शन बी जो है पीसो, ये किस देश का है मुद्रा? तो ये है फिलीपींस का, ठीक है। ये कहाँ का है? ये फिलीपींस का है मुद्रा, ठीक है। तो लीरा जो है इटली का मुद्रा है। इटली का मुद्रा क्या है? ऑप्शन डी लीरा है। और येन जो है येन जापान की मुद्रा है। और रियाल जो है ईरान का मुद्रा है। और पीसो जो है वो फिलीपींस का है, ठीक है। चलिए 10 नंबर की तरफ चलते हैं। 10 नंबर का सवाल है, खाने का सोडा मतलब खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है खाने का सोडा या बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तो चलिए, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो इसका जो है रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, रासायनिक सूत्र जानना बहुत ज़रूरी है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है NaH, ठीक है, CO3, NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडा का नाम से जानते हैं। एक आता है धोवन सोडा, ठीक है, जिसको हम कपड़ा धोने के काम में लाते हैं, धोवन सोडा, ठीक है। तो इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O, ठीक है, 10H2O, Na2CO3 10H2O, ठीक है। ये धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में होता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में होता है? ऑप्शन ए विलायक, ऑप्शन बी उत्प्रेरक, ऑप्शन सी ईंधन, ऑप्शन डी विमंदक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विमंदक, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग जो है विमंदक के रूप में होता है, ठीक है। चलिए 12 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं।
12 नंबर का सवाल है, शनिवार निम्नलिखित में से किस एक का अयस्क है? ठीक है, तो ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी पारा। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पारा। ठीक है, शनिवार किसका अयस्क है? वो पारा का है। अगर बात करें हम, ये शनिवार जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है अमेरिका अमेरिका और मैक्सिको और इटली में पाया जाता है। ठीक है, शनिवार जो है यह पारा जो है अमेरिका, मैक्सिको और इटली में मुख्य रूप से पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, पानी पानी को किसका प्रयोग करके ठंडा किया जाता है? पानी को किसका प्रयोग करके ठंडा किया जाता है? ऑप्शन ए रेडिएटर से, ऑप्शन बी फिंस से, ऑप्शन सी वाटर जैकेट से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है रेडिएटर। रेडिएटर से जो है पानी को ठंडा किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 14 नंबर का सवाल है, भारतीय स्थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय स्थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चंडी मंदिर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी उधमपुर, ऑप्शन डी नई दिल्ली। दोस्तों इसका राइट आंसर है उधमपुर। भारतीय स्थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय वह उधमपुर में है। ठीक है, उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर में है। ठीक है, अगर हम बात करें ऑप्शन ए से, ऑप्शन ए का अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए चंडीपुर जो है ये पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है। ये क्या है? पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है। ठीक है, ये पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है। चंडी मंदिर जो है पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है। यह चंडी मंदिर जो है शिमला में पड़ता है। अगर हम लखनऊ का बात करें, ऑप्शन बी का अगर हम बात करें तो यह मध्य कमांड, ये क्या है? मध्य कमांड का मुख्यालय है। ठीक है, लखनऊ में क्या है? मध्य कमांड का मुख्यालय है। ठीक है, चलिए फिर से दोहरा दें, उधमपुर जो है ये उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर में है। ठीक है, और चंडी मंदिर जो है ये पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? चंडी मंदिर में। और मध्य कमांड का मुख्यालय कहाँ है? ये लखनऊ में है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 15 नंबर 15 नंबर है, बिरजू महाराज नृत्य शैली के प्रतिपादक थे। बिरजू महाराज डैश नृत्य शैली के प्रतिपादक थे। ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी मणिपुरी, ऑप्शन सी कथक, ऑप्शन डी ओडिसी। दोस्तों इसका राइट आंसर है कथक। ठीक है, कथक जो है बिरजू महाराज जो है कथक नृत्य शैली के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर, उड़ते हुए वायुयान में होता है। ऑप्शन ए केवल स्थैतिक ऊर्जा, ऑप्शन बी केवल गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थैतिक और गतिज दोनों ऊर्जा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्थैतिक और गतिज दोनों ऊर्जा। उड़ते हुए वायुयान में होता है स्थैतिक और गतिज ऊर्जा दोनों। ठीक है, स्थैतिक और गतिज ऊर्जा जो है दोनों ऊर्जा उड़ते हुए वायुयान में होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 17 नंबर, परमाणु शोध रेडियोथेरेपी में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? परमाणु शोध तथा रेडियोथेरेपी में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? ऑप्शन ए नियॉन, ऑप्शन बी रेडॉन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी जिनॉन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रेडॉन। परमाणु शोध तथा रेडियोथेरेपी में जो है रेडॉन गैस का उपयोग किया जाता है। रेडॉन गैस जो है कैंसर के चिकित्सा, कैंसर के जांच में जो है इसका उपयोग किया जाता है रेडॉन गैस का। ठीक है, चलिए 18 नंबर का सवाल पढ़ते हैं।
मुंह खोलने में कठिनाई का लक्षण, मतलब जबड़ा बंद अगर हो या मुंह खोलने में कठिनाई का लक्षण हो तो ऑप्शन ए प्लेग, ऑप्शन बी टिटनेस, ऑप्शन सी हैजा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टेटनस। ठीक है, मुंह खोलने में अगर कठिनाई का लक्षण होता है तो उसको क्या होता है, वो लक्षण टिटनेस का होता है। टिटनेस का अगर किसी को बीमारी टिटनेस या धनुष टंकार, ठीक है, टिटनेस को धनुष टंकार के नाम से भी जानते हैं। इस बीमारी से जो ग्रसित होता है तो वो धनुष टंकार के आकार का हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है टिटनेस या धनुष टंकार, ये विषाणु जनित रोग है। ये क्या है? विषाणु जनित रोग है। ये विषाणु से होता है, वायरस से होता है ये टिटनेस। ठीक है, और इस रोग के उपचार के लिए एंटीटॉक्सिन दवा का प्रयोग किया जाता है। अगर सवाल आपको ये भी पूछ सकता है कौन से ऐसे रोग हैं जो जिसमें धनुष टंकार का आकार ले लिया जाता है, तो वो टिटनेस है। ठीक है, और ये किससे फैलता है, कैसा रोग है, तो ये विषाणु जनित रोग है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया। और तीसरा क्या है, इसके उपचार की दवा क्या है, तो ये उसके उपचार की दवा है एंटीटॉक्सिन दवा। ठीक है, एंटीटॉक्सिन दवा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 19 नंबर का सवाल है, हृदयाघात का कारण है। ऑप्शन ए रक्त शर्करा, ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन सी रक्त प्रोटीन, ऑप्शन डी रक्त यूरिया। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, हृदयाघात का कारण है कोलेस्ट्रॉल। अगर मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने के कारण रक्तचाप बढ़ जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे जो कि हृदयाघात का कारण हो जाता है। ठीक है, फिर से बना रहे, मानव शरीर में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उसका क्या होता है, ब्लड प्रेशर या रक्तचाप जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जिसके कारण जो है हृदयाघात का कारण बन जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, 20 नंबर, और आज का ये लास्ट सवाल है। वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए उपयोगी दर्पण, ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है उत्तल दर्पण। वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें ऑप्शन ए अवतल दर्पण का, तो अवतल दर्पण का जो प्रयोग होता है वो चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग होता है। ठीक है, डॉक्टरी लाइन में उपयोग इसका होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दांत वगैरह सब देखने के लिए। और एक हजामत के क्षेत्र में नाई के दुकान पर रहता लगा हुआ, और दूसरा गाड़ी के हेडलाइट में इत्यादि में लगा हुआ रहता है। ठीक है, और दो एक है सोलर प्लेट में भी जो अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण क्या, पीछे के दृश्य को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, और अवतल दर्पण का किसका, चिकित्सा के क्षेत्र में, हजामत के क्षेत्र में, मतलब नाई के क्षेत्र में, और गाड़ी के हेडलाइट में, और सोलर प्लेट में। ठीक है, अगर हम समतल दर्पण का बात करें तो समतल दर्पण का प्रयोग जो है घरेलू उपयोगी के रूप में हम लोग यूज करते हैं। तो दोस्तों इस तरह का हम वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर सुझाव दें कि आपको कैसा क्वेश्चन लगा और आपको समझ में कितना आया। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।